करते हैं गोरखपुर की, जहां बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाद रैली से जनता के दिलों को जीतने की कोशिश की। यह इलाका नाथ समुदाय का प्रमुख स्थल है, जिसका नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। इस इलाके में 1979 से ही गोरखपुर संसदीय सीट पर मंदिर का कब्जा रहा, तो वहीं 1998 में भारतीय संसद में सबसे कम उम्र के सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ मौजूदा वक्त में भी यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस इलाके की तस्वीर आखिर कैसी रही है। गोरखपुर, जिसका नाम लेते ही सबसे पहले जेहन में गोरक्षपीठ का नाम सामने आता है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल के तौर पर धार्मिक पहचान रखने वाले गोरखपुर का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर ही पड़ा है। भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर जोन के मुख्यालय के तौर पर भी गोरखपुर की पहचान है, तो वहीं गीता प्रेस के जरिए गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों कपिलवस्तु, लुम्बिनी और कुशीनगर के बीच स्थित गोरखपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से भी खासा अहम स्थान रखता है। राजनीतिक तौर पर गोरखपुर का अतीत वर्चस्व की लड़ाई और गैंगवार की कहानी कहता है। यहाँ रेलवे के ठेकों को लेकर कई संगठित आपराधिक गिरोह पैदा हुए, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिला। इसी वजह से गोरखपुर का एक लंबा वक्त दबंगई और हड़प की सियासत की भेंट चढ़ा है। हालांकि गोरखपुर संसदीय सीट पर हमेशा ही गोरक्षपीठ का ही दबदबा रहा है और आज भी है। गोरखपुर की ताजा तस्वीर पर नजर डालें तो 1989 से ही इस सीट पर गोरक्षपीठ का कब्जा रहा है, जबकि मौजूदा सांसद योगी आदित्यनाथ इस सीट का 1998 से ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके जिम्मे इलाके की तस्वीर को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा कार्यकाल में अपने फंड से 627 परियोजनाएं स्वीकृत कराई। इनमें बिजली, सड़क, स्कूल सरीखी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई। 17 नवंबर 2009 से 31 मार्च 2013 के मियाद वाली इन योजनाओं में से ज्यादातर पूरी हो चुकी हैं। नए साल में योगी ने गोरखपुर में एम्स की स्थापना और इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित कराने का संकल्प लिया है। बतौर सांसद अगर योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों की बात की जाए तो रामगढ़ ताल परियोजना के लिए 124 करोड़ रुपए की स्वीकृति, मेडिकल कॉलेज के उच्चीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति, 640 करोड़ की लागत से गोरखपुर बाईपास का निर्माण और महेसरा पुल के लिए 9 करोड़ 25 लाख रुपए की स्वीकृति दिलाने में योगी ने कामयाबी हासिल की है। हमारा ये मानना है अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बनेगी, आवश्यक नहीं कि हम फिर राज्य सरकार की एजेंसी से कार्य कराएंगे। अगर वो एजेंसी कार्य नहीं करे, उसको ब्लैक लिस्टेड करके केंद्रीय एजेंसियों को उसमें लगा करके उन योजनाओं को पूरा करवाया जाएगा। लेकिन इन उपलब्धियों के अलावा योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी चुनौती इंसेफ्लाइटिस की बीमारी रही है, जिस पर तमाम कोशिशों के बाद भी लगाम नहीं लगाई जा सकी है। खुद सांसद महोदय इसे बड़ी समस्या मानते हैं। हम लोगों ने सड़क से सदन तक इसकी एक लंबी लड़ाई लड़ी है। लगातार हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। हम लोग अगर कहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई यहाँ के लिए स्कीम स्वीकृत भी कराते हैं तो यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। इंसेफ्लाइटिस का उपचार और उसका उन्मूलन दोनों संभव है, लेकिन स्थानीय स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर जो पहल होनी चाहिए वो ना के बराबर है। केवल कागजी घोषणाएं हैं इन लोगों की। साथ ही इलाके की दूसरी समस्याओं की बात करें तो बेरोजगारी यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। गोरखपुर जिले के उत्तरी हिस्से पिपराइच, मानीराम, मुंडेरा बाजार विधानसभा क्षेत्रों में चावल और गन्ना किसानों की आय का प्रमुख साधन है, लेकिन चीनी मिलों के एक एक बंद होने के बाद किसान खेती छोड़कर अपनी जीविका चलाने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों का रुख करने को मजबूर है। साथ ही महानगर की किसी जमाने में शान रहा हथकरघा उद्योग बिजली समस्या के चलते बंदी के कगार पर है। शिक्षा व्यवस्था के मोर्चे पर देखें तो गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों के लिए एकमात्र उच्च शिक्षा का केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, तो वहीं एकमात्र मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर एक सरकारी तकनीकी कॉलेज, जबकि 4 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। जाहिर है जनसंख्या के लिहाज से ये नाकाफी है। महानगर में दिक्कतों का अंबार है, एक नहीं मतलब उसको गिनती गिनाना मुश्किल हो गया है इस जीवन में कि कौन सी दिक्कत को आगे रखा जाए, कौन सी दिक्कत को पीछे किया जाए। इतनी समस्याएं हैं कि हम लोग परेशान हो गए हैं। बिजली देखिए 24 घंटे में मुश्किल से 8 घंटे बिजली मिलती है। यहाँ की दशा भाजपा के जमाने में और बदतर हो गई। देखिए मेयर भी नहीं का, और
कोई काम नहीं है। ये लोग अपने विकास के काम को भी विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तब से जो भी गैर दलों के सांसद और विधायक हुए, उन्होंने सिर्फ अपने विकास की ही बात किया। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में औद्योगिक विकास के लिए 1989 में गीडा की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका भी मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ये उस स्वरूप में विकसित ही नहीं हो पाया जिसके लक्ष्य को लेकर इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही हर साल ग्रामीण इलाकों में आने वाली बाढ़ इस इलाके के लोगों की कमर तोड़ने के लिए काफी है। खासकर पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में हर साल बाढ़ का कहर भारी तबाही मचाता है। शहर का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हुआ नहीं है। हम लोग आज विगत कई वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं कि खाद कारखाना चालू होगा। खाद कारखाना अभी तक चालू नहीं हुआ। रामगढ़ परियोजना जो 128 करोड़ की थी, आज उसकी लागत 200 करोड़ हो गई है। 3 चरणों में पूरा होना था, एक चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो गीडा यहाँ का मापदंड है विकास का, वहाँ पर बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है और सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण हमारा उद्योग और व्यापार दोनों काफी पिछड़ा हुआ है। गोरखपुर पर्यटन के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण है। बौद्ध सर्किट के केंद्र में होने के चलते यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके यहाँ आज तक हवाई सेवा का समुचित विकास नहीं हो पाया। वहीं राजधानी दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों से भी ये इलाका महरूम है, जिसका नतीजा है कि पर्यटकों को यहाँ आने के लिए लखनऊ या वाराणसी के हवाई अड्डों पर उतरना पड़ता है। इलाके के लोग सालों से ये मांग करते रहे हैं कि अगर गोरखपुर को सीधी हवाई सेवा से जोड़ दिया जाए तो पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर होगा। बात अगर ऐतिहासिक धरोहरों की की जाए तो शहर में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। गोरखनाथ मंदिर के अलावा इमामबाड़ा और 18वीं सदी के दरगाह के साथ ही गीता प्रेस भी प्रमुख स्थल है। लेकिन इन स्थलों तक जाने के लिए सबसे बड़ी बाधा ट्रैफिक जाम है। शहर में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए कुछ खास योजना नजर नहीं आती। पुराने गोरखपुर के इलाकों में वाहन चलते नहीं रेंगते हैं। आज तक न तो सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा सका है और न ही चौड़ीकरण हो पाया है। नतीजा ये है कि यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों तक पहुँचने में पर्यटकों के वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी होनी तय है। वही एक कहावत है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है। नहीं, गड्ढा बीच सड़क है, सड़क बीच गड्ढा है। बताइए, समझ में नहीं आता है गड्ढा है कि सड़क है, सड़क है कि गड्ढा है। योगी आदित्यनाथ ने इलाके के विकास के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके विरोधी उन्हें सांप्रदायिक छवि का बताने से भी गुरेज नहीं करते। अपनी पार्टी बीजेपी में योगी का कद एक बड़े नेता का है और पूर्वांचल में बीजेपी की धमक बनाए रखने के लिए उनका नेतृत्व जरूरी भी है। ऐसे में योगी के लिए आने वाले चुनाव में न केवल पार्टी के उम्मीदों पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती है, बल्कि बिजली, पानी, इंसेफ्लाइटिस, पर्यटन विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, औद्योगिक विकास, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दों पर और भी ज्यादा खुद को साबित करने की चुनौती है। ऐसे में सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड कितना बेहतर है, ये देखना अब आम जनता का काम है। आलोक वर्मा, जी मीडिया, गोरखपुर। तो गोरखपुर क्या कहता है, कितना विकास हुआ, ये तो अभी आपने देख लिया है। लेकिन गोरखपुर का अगर सबसे बड़ा गम कोई है तो वो है इंसेफ्लाइटिस। इंसेफ्लाइटिस के रूप में अपना कहर बरपा रही है ये बीमारी, जिसने इलाके में पिछले 3.5 दशकों में हजारों बच्चों को या तो मौत की नींद सुला दिया या फिर उन्हें अपाहिज बना दिया। कई सरकारें आई और चली गईं। इस बीमारी को रोकने के लिए अभियान तक चलाए गए, वादे भी किए गए और राजनीतिक तौर पर इसे मुद्दा बनाकर चुनावी लड़ाई भी लड़ी गई। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल के लिए अभिशाप बना हुआ है। दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस। इस बीमारी का नाम सुनकर गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों के लोग सिहर उठते हैं। यहाँ के लोग करीब 3.5 दशकों से इस बीमारी का कहर झेल रहे हैं। हर साल सैकड़ों मौतों की वजह बनता है इंसेफ्लाइटिस। ये बीमारी छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है, जिसकी चपेट में आने से कई मासूम विकलांग हो रहे हैं। हजारों ने तो अपनी जान तक गंवा दी। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं
कि अपने बच्चों को यूं अस्पताल के बिस्तर पर लेटे देखना परिजनों को कितना दर्द देता होगा। बीते कई सालों से मानो ये गोरखपुर के अस्पतालों की आम तस्वीर बन गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1976 से लेकर अब तक करीब 13,000 से ज्यादा बच्चे इंसेफ्लाइटिस से अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब इतने ही शारीरिक और मानसिक तौर पर अपंग हो गए। सरकारी कोशिशों की बात करें तो इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने साल 2011 में एक मंत्री समूह बनाया था, जिसने इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने को कहा था। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि वह कार्यक्रम आज तक लागू नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकारें इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही हैं और किसी ठोस पहल की कमी के चलते नतीजतन लोग इस बीमारी से मरते रहते हैं। 2011 में ही मंत्रियों के समूह ने, भारत के मंत्रियों के समूह ने इसके स्वीकार करके 4,000 करोड़ रुपए भी दिए थे। हमारी मांग पर इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रस्तावना भी हो गई थी और उसी के साथ साथ इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना पे मेरी मांग पे मान भी लिया गया था। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली देश की राजधानी से चलकर जो एन्केफ्लाइटिस की राजधानी गोरखपुर है, वहां तक आज तक ये सारी इमदाद आ नहीं पाई और मासूम वैसे ही मरते रहे मच्छरों की तरह। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि महामारी का रूप अख्तियार कर चुकी इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है, जहां डॉक्टरों, वार्ड, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी और सुविधाओं का अभाव है। यानी इस महामारी के लिए कोई अभियान छेड़ना तो दूर की बात है, गोरखपुर के एकमात्र मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का टोटा है। एक्चुअली एमराज है, जो एन्केफ्लाइटिस की बात है उस पर सरकार कुछ नहीं कर पाई है। सरकार ने उस पर हमारी मांग पे एक बड़ा काम जरूर किया, वो मुआवजा दिया, जिसके लिए हम लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं। बाकी दौरे, वादे और झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं हुआ। इस इलाके में दो तरह के इंसेफ्लाइटिस हैं, वेक्टर जनित, जिसे जापानी इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। इस इंसेफ्लाइटिस का कहर पहले ज्यादा माना जाता था, पर अब इलाके में जनजनित वायरस की वजह से होने वाले इंटेरो वायरस काल बना हुआ है। सिर्फ बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में बीते सालों के आंकड़ों में नजर डालें तो साल 2005 में इंसेफ्लाइटिस के 3,532 मरीज आए, जिनमें से 937 की मौत हो गई। साल 2006 में 1,940 केसेस इंसेफ्लाइटिस के आए, जिनमें से 431 की मौत हो गई। साल 2007 में इस अस्पताल में 2,423 मरीज इंसेफ्लाइटिस की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए, जिनमें से 516 की मौत हो गई। साल 2008 में 2,194 मरीज भर्ती हुए और 458 की मौत हो गई। साल 2009 में 2,663 मरीज इंसेफ्लाइटिस के आए, जिनमें से 525 की मौत हो गई। 2010 में 514 की मौत हो गई। 2011 में 3,308 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 627 की मौत हो गई। 2012 में 2,517 इंसेफ्लाइटिस के केस आए और 527 की मौत हो गई। वहीं बात बीते साल यानी साल 2013 की बात करें तो 600 से ज्यादा लोगों की मौत इंसेफ्लाइटिस की वजह से हुई। ये आंकड़े सिर्फ एक ही अस्पताल के हैं। पूर्वांचल के हर मरीज के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आए कई लोगों ने किसी नीम हकीम के यहाँ या किसी निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिनका जिक्र किसी रिकॉर्ड में नहीं है। इस बीमारी को रोकने के लिए गोरखपुर की जनता के लिए पीने के स्वच्छ पानी का इंतजाम किया जाए, बाढ़ग्रस्त इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाए, इंसेफ्लाइटिस के मद्देनजर एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि लगातार अपने पैर पसारते इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आने से और मासूमों को बचाया जा सके। आलोक वर्मा, गोरखपुर, जी मीडिया। तो गोरखपुर की जनता अब यही पूछ रही है, जब चुनाव नजदीक है, सियासत गरमा रही है, तो आखिर कब होगा पूर्वांचल का पूरी तरह से विकास। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात होगी वाराणसी की, जहां आज एसपी ने अपनी देश बचाओ देश बनाओ रैली की शुरुआत की है। और क्या नजारा है, वाराणसी में क्या तस्वीर है, कितना विकास हुआ है, ये आपको बताएंगे थोड़ी देर में।
अवध की महत्वपूर्ण शान है। खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। आज तो हिंद में चंगेज और हलाकू आए, एक खज़ाक गए दूसरे डाकू आए। अरे उड़ गई, किसी के पापा के गौर पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेस त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेस बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। तो हर चुनाव में वाराणसी कुछ ज्यादा ही खास हो जाता है और यहाँ धर्म के नाम पर राजनीति भी खूब गर्माती है। लेकिन क्यों? वाराणसी ऐसे तो विश्व की प्राचीन नगरी है, जहाँ हर एक चीज एक धरोहर है, जहाँ की गलियों में हर दिन एक नई खोज होती है। लेकिन यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बेहद दिलचस्प है। यहाँ चुनाव आते ही धार्मिक रंग नजर आने लगता है, जिसमें विकास की बात तो होती है, लेकिन क्या वाकई विकास हुआ है? आप भी देखिए। वाराणसी ऐसे तो विश्व की प्राचीन नगरी है, जहाँ हर एक चीज एक धरोहर है, जहाँ की गलियां हर दिन नई खोज करती हैं, जिसे समझने और देखने के लिए विदेशी मेहमान खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस धर्म नगरी में बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा एक साथ विराजते हैं। वे भागीरथी गंगा अपने जल से करोड़ों का पाप धोती है। केंद्र की राजनीति में पूर्वांचल अपनी एक अलग ही जगह रखता है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी में 1991 से 2004 तक बीजेपी का ही परचम लहराता रहा। वहीं साल 2004 में यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी की जगह इस सीट पर कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने जीत दर्ज की। वहीं 2009 में एक बार फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की। वाराणसी जिले में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 5 वाराणसी में है, 2 चंदौली से और 1 सीट जौनपुर से है। वहीं बात वाराणसी लोकसभा सीट की करें तो इस सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिन्हें महानगर और ग्रामीण सीटों में बांटा जा सकता है। महानगर में उत्तरी दक्षिणी कैंट सीट है और इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी काबिज है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 2 सीटें हैं। रोहनिया सीट की विधायक अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं। वहीं सेवापुर विधानसभा सीट से विधायक है सुरेंद्र पटेल, जो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं। बीते 5 सालों से यहाँ के सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, जो बीजेपी के आला नेताओं में शामिल हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो सांसद मुरली मनोहर जोशी ने काशी के लोगों को बहुत कुछ दिया है। 5 सालों में मुरली मनोहर जोशी को 19 करोड़ रुपए बतौर सांसद निधि मिली, जिसमें से 8 करोड़ 98 लाख रुपए यातायात पर खर्च किए गए। वहीं पेयजल पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए सांसद निधि से इस्तेमाल किए गए। भूमिगत निकासी पर 1 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च किए गए। विद्युत कार पर 57 लाख रुपए, चिकित्सा पर 62 लाख रुपए, शिक्षा संस्थानों पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए। जन सुविधाओं, उत्सव भवन, पार्क और व्यायामशालाओं पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 50 लाख रुपए सांसद मुरली मनोहर जोशी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के समय दिए। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में अच्छी खासी रकम खर्च की गई है, पर क्या वाराणसी की जनता विकास कार्यों से खुश नजर आती है? इस तरह की एक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास हर सांसद को करना ही चाहिए। वाराणसी को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मैं बहुत दुख के साथ कहूंगी कि केवल वर्तमान ही नहीं, आप पिछले एक लंबे समय से जो भी लोग यहाँ से, चाहे वो जिस भी दल को प्रतिनिधित्व करने वाले रहे हों, जो भी इस शहर को प्रतिनिधित्व देने वाले रहे हों, इस दिशा में उन्होंने काम नहीं किया है।
लेकिन जहां तक जोशी जी का सवाल है, मेरे हिसाब से जोशी जी ने एक सांसद के रूप में ये अवघड़ों और फक्कड़ों का शहर, चूंकि बड़े संगठन के बड़े नेता हैं, ऊंची दुकान की फीकी पकवान के अलावा जोशी जी कुछ नहीं है। वाराणसी में जातीय समीकरण कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन चुनाव के समय धर्म के नाम पर राजनीति मानो आम सी बात हो जाती है और उसके बाद वादों और दावों की बयान जनता के सामने पेश की जाती है और मुद्दा वाराणसी को संवारने का बाकी सभी मुद्दों पर हावी होते नजर आते हैं। नैतिक लोग हैं, जनसंख्या के 10 से 15% लोग राजनीति करते हैं। अगर अजीब दुर्भाग्य है कि बनारस में राजनीतिक चुनाव कभी नहीं होता। राजनीतिक चुनाव के स्थान पर अक्सर हम देखते हैं भावावेग की राजनीति ही इस शहर के प्राण है। इतने पॉलिटिकल लोगों के बावजूद पता नहीं क्यों पॉलिटिकल सोच वाला नहीं है और इसमें कभी धर्म काम करता है, कभी जातिगत स्थितियां काम करने लगती हैं। एक अद्भुत स्थिति है। वाराणसी के मुख्य मुद्दों की बात करें तो पर्यटन नगरी के लिहाज से ये इलाका काफी अहमियत रखता है। विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन जिन गलियों से ये लोग गुजरते हैं जरा उनका हाल तो देखिए, जिसे लेकर यहाँ की जनता खासी परेशान नजर आती है। आने वाले दिनों में इस शहर में कोई पर्यटक शायद नहीं आएगा। हमारी सड़कें जो हैं पता ही नहीं चलता है कि सड़क है कि नहीं है। हमको शुद्ध पीने का पानी मिले, हमको जो है बिजली मिले जिससे हम व्यवसाय कर सके। लेकिन बात यही नहीं रुकती। वाराणसी घाटों की नगरी कही जाती है, लेकिन घाटों का क्या हाल है देखिए जरा। ये तब है जबकि यहाँ हर रोज लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन फिर भी घाट अपनी बदहाल होती स्थिति को देखने को मजबूर हैं और वो लोग भी जो यहाँ आते हैं घाटों की खूबसूरती देखने। वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ जो अपने बारीक काम और कलाकारी के लिए जानी जाती रही हैं, सालों से शादियों में इन साड़ियों को पहनने का रिवाज भी रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी खूब मांग रहती है, लेकिन फिर भी इन साड़ियों के बुनकरों के हाथ खाली हैं। इसे इनकी उपेक्षा समझें या फिर संसाधन की कमी, जिसका असर अब बनारसी साड़ियों की चमक पर भी पड़ने लगा है। व्यवसाय कर सके। देखिए, बनारस में बुनकरों की बहुत अच्छी आबादी है और बनारस का माल दुनिया में जाता है और बनारस में जब बिजली नहीं है तो कारोबार नहीं है। बुनकरों का कारोबार एकदम ठप रहता, व्यापारियों का काम ठप रहता, मजदूरों का काम ठप रहता। यहाँ तरह तरह के लकड़ी से लेकर के तमाम तरीके के उद्योग हैं, जो हर उद्योग जो है बिजली पर निर्भर करता है। वितरण प्रणाली या जो उसके इस्तेमाल का जो तरीका, देने का जो तरीका है, उसका आम बुनकरों से कुछ लेना लागना नहीं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से या दूसरी योजनाओं के माध्यम से जो देती है, तो चंद गिने चुने लोगों तक उसकी पहुंच हो पाती है। सरकारी मदद आज तक आम बुनकर तक नहीं पहुंच पाई। वहीं इनका ये भी कहना है कि सूरत में इन साड़ियों की नकल कर सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं, जिससे इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बनारस में इस वक्त बदहाली का बहुत बड़ा रीजन ये है कि सूरत इसकी कॉपी करके सस्ते में बेच रहा है। 55 में इसलिए बेच दिया, उनके धागे सस्ते हैं, उनके पास संसाधन बड़ा है, उनकी बिजली सस्ती है, उनके यहाँ लेबर सस्ती है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, फिनिशिंग प्लांट्स हैं, दुनिया भर के संसाधन है। बनारस के पास वो नहीं है। काशी अपनी शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ और भी सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है। तो पहले तो मुझे लगता है जो भी सांसद जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसको कहीं न कहीं इस दिशा में प्रयास तो करना चाहिए कि जो लोग भाई आर्थिक रूप से अक्षम है, सक्षम व्यक्ति तो व्यवस्था अपनी करता ही है, जो आर्थिक रूप से अक्षम है सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो। वाराणसी की इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इसके लिए कौन है जिम्मेदार, क्योंकि चुनावी वक्त में चाहे फिर गंगा हो या फिर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, सभी के उचित देखरेख की बात होती है। वाराणसी की दिशा और दशा बदलने की बात होती है, लेकिन क्यों चुनावों के बाद वह कोरी साबित होती है। 5 साल बाद जनता ये पूछ रही है कि कब बदलेगी काशी की काया। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन दोनों ही जगहों की बात आज हम कर रहे हैं, पूर्वांचल की गोरखपुर और वाराणसी, जहां के हालात क्या कहते हैं, कितना हुआ विकास आपने देखा।
जहां आज खूब गरमाई है सियासत, रैलियां हो रही हैं और अब जनता भी पूछ रही है कि आखिर क्या होगा हमारे वादों का। इलाके की तस्वीर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी, और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। फ्लेयर राइटोमीटर पेन में है बहुत सारा इंक, तभी तो यह है दुनिया का सबसे ज्यादा लिखने वाला पेन, फ्लेयर राइटोमीटर पेन। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर? हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। काश ड्रीम नियो ली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या हो तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती है कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से? नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अजीत। शुरुआत करेंगे नॉन स्टॉप खबरों के साथ। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने सरकार के मंत्रियों के विदेश दौरों पर रोक लगाने को भी छुड़ावा बताया। उधर कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष का विरोध राजनीतिक है। पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित इलाके के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नोटिस देने पर विरोध जताया। लोगों ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में आपदा से भारी नुकसान हुआ है और सरकार उनकी मदद करने के बजाय उनसे मुआवजे की राशि वापस मांग रही है। कीर्तिनगर के गौरशाली गांव के लोगों ने कोटेश्वर सिलखा खाल पेयजल पंपिंग योजना को बाधित किया, जिससे 32 गांव के हजारों लोगों को पानी की किल्लत पड़ गई है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल योजना के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके बदले नौकरी देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 10 साल बाद भी सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। कुमाऊं में KMVN अपने 12 TRCs का उपयोग कर 360 युवाओं को हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दे रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इससे जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं होटल इंडस्ट्री को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होने से जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं बिजली पानी की सप्लाई भी बंद पड़ी है और लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मौसम सुधरना शुरू हो गया है और शुक्रवार तक मौसम सुहावना हो जाएगा। चमोली की औली में भारी बर्फबारी होने से विंटर गेम्स के शौकीन खुश हैं। उनके मुताबिक वो अगले 2 महीने तक विंटर गेम्स खेल सकेंगे। वहीं सैलानियों का जमावड़ा भी लगने लगा है। होटल व्यवसायियों के मुताबिक अगले 2-3 महीनों तक की बुकिंग कर ली गई है।
पौड़ी में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं।